बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एक्सप्लेनेशन का, जो कि पोएम है आपकी दूसरी, जिसमें नाइट मेल, जिसका टाइटल नाइट मेल है। और आज हम देखेंगे इसका रेफरेंस और इसका कॉन्टेक्स्ट, और जो इसके पहले 4 स्टैंड्स हैं वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे, और अगले जो 4 स्टैंड्स हैं वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस है, जैसे कि आपको बताया हुआ कि इसी तरीके से होता है, सिर्फ आपने इसमें रेफरेंस के अंदर जो है वो पोएम का नाम और पोइट का नाम बताना होता है। तो आप सिमिलरली इसी तरीके से हर एक में लिख रहे हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें चेंज होती हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल रिटन बाय W.H. Auden। तो ये इसका पोइट है, पोएम है, और कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपको इनफैक्ट असल में थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ समराइज करके समरी सी देनी होती है, थीम बताना होता है, और ये बताना होता है कि इनफैक्ट इस पोएम के अंदर क्या कुछ था। तो कॉन्टेक्स्ट आपको 2 से 3-4 लाइनों में लिखना होता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ अ मेल ट्रेन थ्रू स्टीप स्लोप्स एंड लैंडस्केप्स टिल रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। यानी इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो एक मेल ट्रेन जो है उसके सफ़र के बारे में बात कर रहा है, जो स्टीप स्लोप्स यानी मुश्किल किस्म के ढलाने हैं, ढलाने यानी आप यूँ कह लो कि इंक्लाइंड प्लेसेस हैं, उनमें से गुजर रही है, और लैंडस्केप्स जो हैं उसमें से वो गुजरती हुई अपनी डेस्टिनेशन पर, जो जहाँ उसको पहुँचना है उस वक्त वो पहुँचती है और टाइम पे पहुँचती है। इट ब्रिंग्स द चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड द लेटर्स फॉर पीपल। ये पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट्स, ये क्या करी करके लेकर आ रही है, चेक लेकर आ रही है, पोस्टल ऑर्डर्स इसने रखे हुए हैं, उसके बाद लेटर्स लेकर आ रही है, और हर तरह के लोगों के लिए, जिसमें गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, यानी सारे इसके अंदर शामिल हैं। इट मेक्स अ ग्रेट नॉइज एमिड्स स्मोक। इट मेक्स अ ग्रेट नॉइज एंड एमिड्स स्मोक, यानी ये शोर भी कर रही है और धुआं भी जो है वो निकाल रही है। डॉग्स एंड बर्ड्स लुक एट इट, यानी जो शीप डॉग्स हैं इनफैक्ट वो वाले, और जो बर्ड्स हैं वो इसको देखते हैं। सम टाइम इट कवर्स मैनी माइल्स साइलेंटली, और कुछ जो टाइम है वो तो ये बिल्कुल खामोशी से गुजरती है, लेकिन कहीं वो ज़्यादा शोर भी करती है। और फिर वो आखिरी लाइन में ये कि द पोएट एम्फेसाइजेज ऑन द कमिटमेंट एंड द पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन, कि उसकी जो कमिटमेंट है, जो उसने कहा वैसा किया, और पंक्चुअलिटी का मतलब है कि इन टाइम है, लेट नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे जो ट्रेन है ना, असल में ये एक फिर वही बात है कि ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, जिसमें असल में ट्रेन के बारे में बताना मकसद नहीं है कि वो पोस्टल ऑर्डर कैरी कर रही है, लेटर कैरी कर रही है, तो हमें क्या है भाई, कैरी कर रही है तो हम क्या करें, खुशियाँ मनाएं, तालियाँ मारें उसके ट्रेन के लिए, क्या करें। लेकिन असल मकसद यहाँ पे ये है इसका कि ये अपने ज़ाहिर के मानी में इस्तेमाल नहीं हुई है, ये बातिन के मानी में इस्तेमाल हुई है। बातिन का मानी ये है कि इसका इन डेप्थ असल में जो पोइट है वो हमें बताना क्या चाह रहा है। बताना वो ये चाहता है कि इन ट्रेन जो है ना, असल में ये एक कोई पर्सन है, और एक हार्ड वर्किंग पंक्चुअल कमिटेड पर्सन के बारे में असल में ये बताया गया है कि वो ज़िंदगी के ना मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन से गुजरता है, उसके राब्ते सारे लोगों से होते हैं, और फिर वो मेहनती भी होता है, और फिर वो जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको ज़िम्मेदारी भी समझता है, और फिर उसके रास्ते में कई लोग रुकावटें जो कि बन सकते हैं, शुरू में बनते भी होंगे, लेकिन जब वो उसकी रूटीन को, उसके काम को, उसके लगन को देखते हैं तो फिर वो उसको कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनको समझ लग जाती है कि हम इसके पीछे भागने से हम ही थकेंगे या हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, इसने अपने काम से नहीं हटना क्योंकि ये कमिटेड है। जैसा कि वो कुत्ते का, शीप डॉग्स का बताया गया है कि वो उस पर हमला नहीं करता, पाँव पसार के सोया रहता है, बैठा रहता है। असल में यही चीज़ दिखाई गई है कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए शायद कुछ रुकावट बन सकते हैं। तो शुरू में आपके लिए वो रुकावट बनते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ कमिटेड रहें तो लाइफ में आप कभी पीछे नहीं रहते और आप उसमें अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हो। तो ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला जो स्टैंजा है असल में 2 लाइनों में ही है ये। तो पहली लाइन में ये बात कर रहा है कि दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, यानी ये एक नाइट मेल है जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रही है, और क्या कैरी कर रही है, चेक और पोस्टल ऑर्डर कैरी कर रही है। तो सिंपल इसकी आप इसको पैराफ्रेज करके इस तरीके से लिख देंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द नाइट मेल
train which is crossing the border to reach its destination. It is bringing the checks and the postal order for all and sundry. हर आम और ख़ास के लिए ये लेटर्स और पोस्टल ऑर्डर वगैरह ये चेक जो है वो कैरी कर रही है. इट सिम्बलाइजेज द ड्यूटी एंड द पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन, यानी उसकी जिम्मेदारी और उसकी पंक्चुअलिटी ट्रेन की यहाँ पे बताई जा रही है. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, सिंपल इज दैट. तो उसके बाद अगली लाइन जो है उसको आप देखें, स्टैंजा नंबर 2. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. कि ये लेटर कैरी कर रही है अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, और जो बिजनेस है उसके लिए भी, यानी शॉप एट द कॉर्नर मीन्स के बिजनेसेस, एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर मीन इंडिविजुअल्स. In these lines, the poet talks about the stakeholders of mail train and the service of the train to every class of society. यानी यहाँ पे दो बातें उसने की यहाँ पे, कि एक तो ट्रेन के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात. स्टेक होल्डर कौन होता है? जिसको कोई कंसर्न होता है, जो इंटरेस्टेड होता है. तो इसके स्टेक होल्डर्स कौन है? इसके स्टेक होल्डर ट्रेन के रिच भी हैं, पुअर भी हैं, और उसके बाद है तो बिजनेस भी इसका स्टेक होल्डर है, और जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी इसका स्टेक होल्डर है. एंड द सर्विस ऑफ द ट्रेन टू एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी. और ट्रेन की सर्विस क्या देखो कि वो अमीर को भी फ़ायदा दे रही है, गरीब को भी फ़ायदा दे रही है, बिजनेसेस को भी दे रही है, इंडिविजुअल्स को भी दे रही है. ही सेज दैट ट्रेन इज कैरिंग द लेटर्स फॉर बोथ रिच एंड पुअर एज ड्यूटी ऑफ इट्स सर्विस. क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है और उसने अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लाजिम करार किया हुआ है. मीन्स कि वो उसको जो सर्विस देनी है वो तो उसको देनी है. तो इट इज़ आल्सो कैरिंग द लेटर्स फॉर द शॉपकीपर्स एट कॉर्नर एंड द गर्ल हु इज़ वेटिंग एट द नेक्स्ट डोर फॉर द ट्रेन. यानी ये क्या कर रही है कि शॉपकीपर्स जो हैं, कॉर्नर पे जो शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए भी ये लेटर्स और वगैरह लेके जा रही है, और जो लड़की है अकेली यानी इंडिविजुअल, उसके लिए भी ये जो नेक्स्ट डोर पे खड़ी है उसके लिए भी इसने कैरी किया हुआ है. मीन्स यहाँ बताने का मकसद ये है कि उसकी चूँकि उसने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी करार कर ली है, तो वो चाहे जो भी है उसको अपना जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अंदाज से गुजारना है, और यही वो कर रही है. यहाँ मुझे एक शेर याद आता है बाबू बुल्ले शाह का. वो बड़ा अच्छा एक शेर है, पंजाबी, पता नहीं आपको समझ आती है नहीं आती. बाबू बुल्ले शाह ने कहा था कि जाता दा तो मान करीना कट दे सब भुलेखे, बुल्ले वर्गे कंजरा देकर सौदे टोंदे वेखे. कि इंसान जो है उसको अपनी ज़ात के ऊपर, या ये कहना कि मैं फ़लाँ उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं बड़ा एलीट क्लास से हूँ, या मैं बड़ा अपने आप को यानी कंसिडर करना, तो उससे बाबू बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं, यानी बाबू बुल्ले शाह जो थे जिनका कसूर में दरबार है, तो वो कहते हैं कि वो सैयद थे हालांकि, और यानी उनको सारी देख लें कि कितना उनको वो जो अपना मुर्शिद था उनके पीछे कितना रुला पड़ा, यानी उनके आगे पीछे कितना उनको मेहनत करनी पड़ी, रियासतें करनी पड़ी, और हालांकि वो सैयद भी नहीं थे. और उसके अलावा ना सिर्फ वो, बल्कि इस मेहनत और कशमकश के अंदर या ज़िंदगी के इन मामलात के अंदर हज़रत बाबू बुल्ले शाह जो हैं, उन्होंने जो यानी सोसाइटी के बिल्कुल ही गए गुजरे लोग होते हैं, यानी गए गुजरों से ये मुराद है कि यानी वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कोई पायस या किसी अच्छे इंसान हो, या कोई बड़े रियासतें करने वाले हो, इबादत गुजार हो. कंजर थे, यानी नाच गाने वाले और इस तरह के. तो वो सैयद हो के उनके घर सौदा सलफ लेके जाते थे और उनको वो सर्व करते रहे. तो क्या था कि इसको करना था. तो बस ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसको उसने कोई मंजिल देनी होती है, ये एक काम से गुजारना होता है, तो उसको फिर वो करना है. फिर उसके अंदर हाँ किया तो ना किया, और बस वही बात है कि नौकर की तो नखरा की. और नौकरी मेरा ख्याल है अगर खुदा की तरफ से मिल जाए इंसान को, तो फिर तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है. तो जब, और ये शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को कोई ऐसी नौकरी मिल गई जिसपे वो कि इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करा है, इंसानियत की खिदमत के लिए करा है. और सोचो अगर ये जो दुनिया के जो लोग हैं जो कि शायद 1% भी नहीं होते, ये 1% वाले, चलो हम 1% कंसिडर कर लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने असल में दुनिया के लिए कुछ काम किया है, ये अगर बीच में से निकल जाए तो पीछे दुनिया का क्या हाल होगा. यानी बहुत कम है. अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि मेरे बंदों में बहुत कम होते हैं जो सही राह के ऊपर होते हैं. मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो बस ऐसे ही है, हर एक के पीछे हाँ हाँ और वाह वाह. तो लाइफ है, इसको इस तरीके से इंसान कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझे, और जो चीज़ उसके लिए अच्छी है उस चीज़ की तरफ जाए, और अपने काम से लगा रहे और उसको लगाव पैदा करे.
تاکہ اس کے لیے بھی آسانی رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے. وہ شاید نعت کے جملے ہیں کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں تو اس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے، نہ کہ مشکل کا. تو نمبر 3 اسٹینزا، پولنگ اپ دا بٹک a steady climb, the gradients against her but she's on time. کہ وہ کیا کر رہی ہے، بیٹک ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف وہ چڑھ رہی ہے اور بالکل سلو اینڈ اسٹڈی اپنی یعنی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر، یعنی وہ جو سلوپ ہے، یعنی جو اس کی چڑھائی ہے وہ تو بالکل اس کے خلاف ہے. بٹ شی از آن ٹائم، لیکن وہ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچتی ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتی. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر مشکل حالات وغیرہ جو پرابلمز ہیں وہ آتے ہیں، تو اس سے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی پرابلم ہو بھی جاتی ہے تو اس کو کیا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، یا اسے کیا سولوشن مل جائے گا؟ کوئی حل آپ کو تبھی ملے گا کسی چیز کا جب آپ اس چیز کی طرف جانے کی کوشش کرو گے، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرو گے. سر پکڑ کر رونے دھونے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جگر والوں کی ہے. جگر والوں سے یہ مراد ہے یعنی جو حوصلے والے لوگ ہیں وہی اس کے اندر زیادہ سروائیو بھی کر پاتے ہیں. تو زندگی کے اندر مسائل ہر انسان کے ساتھ ہیں. ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہے، باقیوں کے ساتھ ہے نہیں. حالانکہ امیر کیا اور غریب کیا اور مڈل کلاس کیا، تو مسلمان کیا اور غیر مسلم کیا اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ معاملات ہیں. زندگی کے دکھ سکھ انسان ہیں سارے. تو بس وہ اپنے معاملات میں بس کچھ الجھ کر ان کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ان سے سبق سیکھ کر اس سے بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور انسان کو یہی میرا خیال میں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ زندگی میں جو دکھ آئے ہیں، جو پریشانی اس کی زندگی میں آئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دوسرے کی بھی پریشانی سمجھے اور اس کو یہ کنسیڈر کرے کہ ہاں یار باقی کی زندگی کے اندر بھی یہ معاملات ہیں، اور اسے پھر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے کہ یار جیسے مجھے دکھ ہوا تھا اسی طرح دوسروں کو بھی دکھ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہیں. تو وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے گا اور اس طرح پھر معاشرہ اوبویسلی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ایسا کرنے کی کوشش میں لگیں گے. ایکسپلینیشن، اسٹینزا نمبر 3. In these lines, the poet describes about the journey of the train through a gradient area. Gradient area کیا ہوتا ہے؟ یعنی سلوپی ایریا، یعنی جو ڈیفیکلٹ پارٹ ہے اس کا جرنی کا. He says that the train is moving up Betak. جگہ کا نام ہے، اسکاٹ لینڈ میں یہ جگہ ہے. سینونیمز میں نے آپ کو بتایا تھا. which is a village in the Scotland. It is climbing with a stable speed. لیکن یہ اسٹیبل اسپیڈ کے ساتھ، یعنی اس کی رفتار جو ہے وہ بڑی اسٹیبل ہے، کوئی اس کے اندر جرک نہیں ہے، کوئی جھٹکا نہیں ہے، سکون سے وہ آ بھی گئی ہے تو اس کو بھی وہ چڑھ رہی ہے. مینس کہ لائف میں جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہ بندہ رکتا نہیں ہے، وہ اس میں سے آہستہ صحیح لیکن گزر جاتا ہے، اور وہ وقت گزر جاتا ہے ایک وقت کے بعد. He further says that although the path is difficult and inclined, but she continues its journey because it has to reach in time and she is never late. کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چاہے یہ اس کے لیے مشکل راستہ ہے اور انکلائنڈ بھی ہے، تو یعنی سلوپی ایریا ہے، ڈیفیکلٹ پارٹ ہے، تو لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ یعنی جو ٹرین ہے وہ اپنا راستہ کنٹینیو رکھتی ہے. اور کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ٹائم پہ پہنچنا ہے اور اسے لیٹ نہیں ہونا، یعنی یہ پنکچویلٹی ہے اس کی. تو مشکل سے وہ گھبرا کر رونا نہیں شروع کر دے گی. مینس یہاں پہ ٹرین تو نہیں روئے گی، یعنی کوئی بات ہے کہ سمبل کے طور پر ٹرین کو استعمال کیا گیا، یعنی پرسن چاہے وہ کوئی لڑکا ہے لڑکی جو بھی ہے، یعنی جو اپنی راہ کے اوپر جا رہا ہے، تو مینس کہ وہ رونے سے معاملات نہیں حل ہوں گے، حوصلوں سے ہوں گے اور کرنے سے ہوں گے. دس آلسو شوز دا پنکچویلٹی آف دا ٹرین ڈیورنگ اٹ سروس، یعنی جو وہ سروس ہے اس کے اندر اس کی پنکچویلٹی کو شو کرے گی. آخری اسٹینزا ہے، پاسٹ کاٹن گراس اینڈ دا مور لینڈ بولڈر شاولنگ وائٹ اسٹیم اوور اٹ شولڈر. کیا ہے؟ یعنی وہ جو گھاس کا میدان ہے اور جو کہ کاٹن کا جو علاقہ ہے اس میں سے بھی گزرتی ہے، اور جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے بھی وہ گزرتی ہے اور شور کر رہی ہے وہاں سے جاتے ہوئے، اور ایمٹ کر رہی ہے دھواں، اور وہ اس کے شولڈر سے یعنی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا واپس آ رہا ہے. یعنی یہاں پہ کہ آپ یوں کہہ لو کہ جیسے کوئی بندہ دوڑے گا، تھکے گا تو صحیح، سانس تو چڑھے گا، تو جیسے بندہ دوڑتا ہے اس کو سانس چڑھتا ہے نا، اسی طریقے سے جب یہ ٹرین چلے گی تو برننگ ہوگی، ٹھیک ہے، کوئلہ وغیرہ جو بھی اس کا ایندھن وغیرہ جو بھی اس کا فیول ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گیس ہے یا جو اس کا
स्मोक है वो एमिट होगा। यहाँ ये कहने का मकसद है कि जब आप दौड़ोगे ज़िंदगी की राहों के ऊपर तो उस वक्त सांस चढ़ता है, सांस फूल जाता है। अब बंदा कहे कि यार मुझे तो सांस चढ़ जाता है तो मैं दौड़ूँ ही ना। नहीं, अगर आपको दौड़ना है और आपकी ये जिम्मेदारी है तो मीन्स यू हैव टू डू दैट। शुरू में क्या होगा कि शुरू में आपका ज़रा थोड़ा सा ही दौड़ोगे तो आपका सांस फूल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप हाफ किलोमीटर तक चले जाओगे, फिर आप किलोमीटर तक चले जाओगे, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इस तरह करते 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 अगर आप उसको प्रैक्टिस में लगे रहे तो एक स्टेज आएगी कि जहाँ पे आप मजबूती पकड़ते चले जाओगे और चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। और वो रास्ता जो आपको शुरू में मुश्किल लग रहा था वो रास्ता वही वाला आपके लिए आसान हो जाएगा, दूसरों के लिए हैरानी का सबब बन जाता है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया। तो अब बंदा ये कहे कि नहीं यार सांस फूल जाता है या सांस चढ़ जाता है तो मुझे तो दौड़ना नहीं है। तो नहीं, दौड़ना तो है, अगर आपकी जिम्मेदारी है और आपको काम करना है तो आपको दौड़ना है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है, बाकी जो लाइफ है वीडियोस में हम चले दौड़ नहीं रहे लेकिन हम अपने मामलात को देख रहे हैं तो उसके अंदर परेशानी का आ जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे दौड़ने के बाद सांस का फूल जाना है। तो परेशानी तो आएगी, मामला तो हमारे थोड़े से डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन उसको आप यूँ समझो कि जैसे दौड़ते हुए इंसान को सांस चढ़ जाता है तो क्या है कि थोड़ी देर आराम कर लो फिर दौड़ना शुरू कर दो। तो ये मामलात आएंगे लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जिस कहते हैं ना कि जो परेशानी है इसकी एक खूबी ये खुदा ने रखी कि ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो तकलीफ आती है वो आपको ये तो कहती है कि महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है। कहते हैं ना पेन डिमांड्स टू बी फेल्ट, कि जो दर्द है वो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट ये है, वो चाहती है कि मैं कम से कम महसूस हूँ। तो वो तो होता है। तो ये चौथा स्टेंजा और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। बात करते हैं जी कि इन दीज लाइन्स द पोएट टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेन जर्नी। इट पासेस थ्रू द ग्रीन कॉटन फील्ड, देन इट पासेस थ्रू द अनकल्टिवेटेड लैंड ऑफ रॉक्स, यानी पत्थरों वाली जगह है और अनकल्टिवेटेड जगह है, उसमें से भी ये गुजर रही है, ग्रीन एरिया से भी गुजर रही है और कंटिन्यू किया हुआ है उसने, यानी आसानियाँ मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वाइल मूविंग इट एमिट्स इट्स वाइट स्मोक विच पासिस फ्रॉम इट्स शोल्डर एंड स्कैटर्ड इन द एयर, यानी उसके ऊपर से होता है और फिर वो पीछे रह जाता है। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये था जी आज का हमारा पार्ट, और ये पहला पार्ट है इसका एक्सप्लेनेशन का जिसमें 4 स्टैंजा हमने कवर अप किए हैं और बाकी इंशाल्लाह जो अगले 4 जो स्टैंजा हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर अप करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।